बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने जो है ईयर को डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 21 से बेसिकली आपने स्टार्ट करना होता है। मैं लास्ट से मतलब चैप्टर से स्टार्ट करके फर्स्ट तक जाऊंगी, चैप्टर नंबर 8 तक जाऊंगी। तो लास्ट वाला जो चैप्टर है ये ओटैल्जी है, ईयर एक। इसमें जो चीज होती है ना, अब आपको नाम से पता चल रहा है ईयर एक है यानी कान में दर्द। तो कान में दर्द जो है उसके कुछ लोकल कॉजेज भी हो सकते हैं। लोकल कॉजेज होते हैं जो कि कान में ही वजह बन रही होती है, कोई एक्सटर्नल ईयर में या मिडल ईयर में, और कुछ इसके होते हैं रेफर्ड कॉजेज। जो पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है और जो क्वेश्चन आने के चांसेस है ना, वो रेफर्ड कॉजेज के हैं। एक मिनट। रेफर्ड पेन क्या होती है? वो वाली पेन कि जिसका जो कॉज है ना वो ईयर में नहीं है, कॉज उसका कहीं और है, लेकिन वो फील हमें जो है ना वो ईयर में हो रही है, उसको कहते हैं रेफर्ड पेन। तो हमने क्या करना है, लोकल कॉजेज को अगर देख लें, ये पिछले सारे चैप्टर्स में हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं। एक्सटर्नल ईयर में अगर फ्रंकल बन जाएगा तो पेन होगी, अगर वैक्स इंपैक्टेड वैक्स होगी जो हार्डन हो जाती है उसकी वजह से पेन होगी, और टाइटस एक्सटर्ना है जो डिफ्यूज हो सकता है, मेलिग्नेंट हो सकता है, कोई भी टाइप हो सकता है। तो लोकल कॉजेज याद करना तो बहुत आसान है, इवन याद करने की जरूरत भी नहीं है। एक्सटर्नल ईयर में आप सब ये लिख दोगे, मिडल ईयर में आप लिख दोगे कि अगर वो टाइटस मीडिया है, अगर कोई ट्यूमर है, अगर इस तरह से कार्सिनोमा वगैरह। जो चीज याद करनी है ना वो ये फिगर याद करनी है। ये फिगर हमें बताएगी रेफर्ड कॉजेज, यानी अगर हमारे कान में दर्द हो रहा है और वो जो वजह है ना वो कान में नहीं है, वो किसी और बॉडी में कोई ऐसी रीजन है जिसकी वजह से हमें कान में रेफर पेन फील हो रही है। ठीक है, अब आपने सिर्फ ये फिगर याद कर लेनी, आपको सारे कॉजेज याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने देखनी है फिफ्थ नर्व यानी ट्राइजेमिनल नर्व। तो अब होता कि उसके ना तीन उसने एरो दिखाए। एक तो वो कह रहा है कि अगर डेंटल कोई कैरीज है, दांत में कोई मसला है, उसका दर्द आपको महसूस होगा कान में। उसके बाद उसने टंग में ना एंटीरियर 2/3 का फिफ्थ नर्व के साथ दिखाया हुआ है, और पोस्टीरियर 1/3 यानी जो बेस है वो 9th नर्व है। तो भी क्योंकि हम फिफ्थ नर्व की सिर्फ बात करें तो भी 9th नर्व को नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि फिफ्थ नर्व अगर डेंटल केरीज है तो हमें रेफर पेन होगी ईयर में, अगर इंटीरियर 2/3 ऑफ टंग है तो हमें ईयर में रेफर पेन होगी। इसके अलावा ये होता है कि अगर ओरल कैविटी में कोई लेयन हो, वैसे भी ओरल कैविटी की, तो वो भी फिफ्थ नर्व की वजह से रेफर पेन होती है। उसके बाद आपका टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट आ जाता है। तो ये जो तीन चीजें हैं ना, इनकी वजह से आपको एमसीक्यू इसमें से आता होता है, ज्यादातर एमसीक्यू आता है। हमें स्टैंड अप में भी आया था कि वो पूछ लेंगे कि डेंटल केरीज है और रेफर पेन ईयर में, हमें बताएं कौन सी नर्व इन्वॉल्व है। तो आपने ये फिगर याद रखनी है कि ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राई यानी तीन होते, ट्राई उसके नाम में तीन आ रहा है ना, तो ये तीन एरोस याद कर ले उससे, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग या ओरल लेयन, और डेंटल केरीज। अब आ जाए 9th नर्व की तरफ, ग्लोसोफ्रेंजियल। ग्लोसोफ्रेंजियल जो है ना, एक तो ये पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग है यानी बेस ऑफ टंग, यहां से रेफर पेन हमें जाएगी ग्लोसोफ्रेंजियल की वजह से। दूसरा इसमें आपको ये पैलेटाइन टोन्सिल्स नजर आ रहे हैं, बेस ऑफ टंग हो गई, पैलेटाइन टोन्सिल्स हो गए। और पैलेटाइन टोन्सिल्स का पता है किस तरह से एमसीक्यू आता है? मोस्टली वो ग्लोसोफ्रेंजियल का ही पूछते हैं। वो कहते हैं टोन्सिलाइटिस है उसको, और उसको कान में भी दर्द हो रहा है, तो हमें बताएं कान में दर्द क्यों हो रहा है? तो वो ग्लोसोफ्रेंजियल की वजह से, टोन्सिल से, बेस ऑफ टंग से अगर जाएगा, सॉफ्ट पैलेट से अगर जाएगा, तो वो ग्लोसोफ्रेंजियल की वजह से। अब अगर 10th नर्व की मैं बात करूं तो यहाँ पर बड़ी प्यारी उसने फिगर बनाई, उसने दिखा दिया एपिग्लोटिस, लैरिंक्स। अगर ये वाला एरिया है ना, अब आपको पता है ना 10th नर्व की फर्दर होती है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व बनती है, और एक इसकी आती है इंटरनल लेरेंजियल नर्व जो सेंसरी सप्लाई देती है। एक रिकरेंट होती है, एक इंटरनल लेरेंजियल नर्व होती है। तो ये दोनों वेगस नर्व की ब्रांचेस होती हैं जो लैरिंक्स में सप्लाई कर रही होती है। तो अगर लैरिंक्स में किसी कोई लेयन है उसकी वजह से रेफर पेन हो गई या एपिग्लोटिस का है, तो वो 10th नर्व की वजह से। तो ये 9th, 10th और 5th ये तीन नर्व्स हो गई। उसके बाद सिर्फ C2 C3 रह जाता है। ये अगर स्पाइन में कोई मसला है ना, सर्वाइकल स्पाइन्स में, तो ये C2 C3 की वजह से, ये तो हमें वैसे भी याद रहेगा। ठीक है, तो 10th के लिए लैरिंक्स है, ओरोफेरिंक्स वाला सारा रीजन है 9th के लिए, और 5th के लिए ये तीन है, ट्राई से याद रखना है। ठीक है, तो ये चैप्टर बस इसमें इतनी ही चीजें करने वाली थी, यही आपको एमसीक्यू होता है। ये चैप्टर 20 करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप लोग आ जाए 19 पे, डेफ चाइल्ड। अब इसमें पता है क्या चीजें करने वाली है? इसमें ना आपने दो चीजें करनी है। एक, इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपने असेसमेंट कैसे करनी है। आपसे ना ऐसे आपको क्वेश्चन आता है, हाँ ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि डेफ चाइल्ड है, उसका हमें कंप्लीट इवैल्यूएशन बताया, आप उसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, आप उसको कैसे असेस करेंगे। दूसरा आपको आती है उसके मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट ऑफ डेफ चाइल्ड। ठीक है, अगर कोई बच्चा उसको डेफनेस है और आपने डायग्नोसिस बना लिया है, तो आप उसको मैनेज कैसे करोगे, ये दो चीजें आपको बतानी चाहिए। अब असेसमेंट के लिए तो एक पूरा टेबल है जो मैं आपको अभी याद करवा दूंगी 2 मिनट में। उसके बाद जो मैनेजमेंट है ना, इसका भी मैंने एक निमोनिक बनाया, उसकी मदद से हम याद करेंगे। तो ये ही दोनों चीजें इसमें से करनी है। तो हम पहले चलते हैं असेसमेंट की तरफ कि हमें कैसे असेस करना होता है। असेसमेंट में बेसिकली एक टेबल है 19.2 टेबल। ठीक है, उसको देखते हैं। नहीं, ये तो मैनेजमेंट आ गई ना, ये असेसमेंट। अच्छा, जब आपसे पूछा जाएगा ना कि आपने कैसे उसको असेस करना है, तो आपने ना ये वाले सारे टेस्ट लिख देने, इनकी मदद से ये वो सारी इन्वेस्टिगेशन है जो हम करते हैं। बाकी तो वही है ना कि जब भी मैनेजमेंट पूछे जाए, सबसे पहले आप हिस्ट्री लिखोगे,
वो हिस्ट्री में आप बताओगे कि वो जो बच्चा है ना, पेरेंट्स बताएंगे कि ये स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं करता, अगर ये सोया हुआ तो इसको उठाओ तो ये उठता नहीं है आवाज की वजह से। उसके बाद मेन चीज ये बताएंगे कि इसको बोलना नहीं आता, क्योंकि जो सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता ना, तो इसको बोलना नहीं आता। ये हिस्ट्री में चीजें लिखनी है। उसके बाद एग्जामिनेशन में लिख देना कि हमने उस बच्चे का एग्जामिनेशन किया, हमने ओटोस्कोपी की, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी एग्जामिनेशन में कि हमें कोई ऐसी चीजें नजर नहीं आई, नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थी, हर चीज नॉर्मल थी। उसके बाद जब आना है ना, जो मेन पोर्शन जो थोड़ा मुश्किल है वो ये होता है जिसमें हमें इन्वेस्टिगेशन लिखनी होती है। अब इसको कैसे याद रखना है, इसको आप ऐसे याद रखें। सबसे पहले स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, हमने सीमेंट में भी पढ़ा है। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि इसमें हमें कंफर्म नहीं होना, हमें सिर्फ प्रोबेबल डायग्नोसिस बनना है कि हो सकता है ये हो, ठीक है। तो इसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी कंफर्म होती है, कंफर्मेशन कभी भी नहीं होती। स्क्रीनिंग उसको कहते हैं। अब स्क्रीनिंग में ना सारे ए वाले हैं, तो एबीसी भी ए से स्टार्ट होती है। तो हमारा जो फर्स्ट टेस्ट है ना वो भी ए से स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट जो चीज आपने याद रखनी है वो आपने सिर्फ याद रखना है ए। स्क्रीनिंग टेस्ट में ए आएगा। अब ए से क्या चीज यानी है, एबीआर यानी ब्रेन स्टेम का इसमें रिस्पॉन्स है, अरोजल टेस्ट और डिटरी रिस्पॉन्स। तो ये तीनों हो गए। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो बी आ जाता है। तो ए के बाद बी आ गया। बी में अब क्या देखना है, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री। आपने ए से उसकी स्क्रीनिंग कर ली, अब आप बी से उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करने लगे हो। बिहेवियर ऑब्जर्वेशन, इसमें मोरोज रिफ्लेक्स है, कोक्लियो पैल्पिब्रल रिफ्लेक्स है और सिजेशन रिफ्लेक्स है। अच्छा, बी के बाद सी आता है ना, तो बी बिहेवियर ऑब्जर्वेशन में आपने सी याद रखना है कि आपके पास कोक्लियो पैल्पिब्रल आएंगे और सिजेशन रिफ्लेक्स आएंगे, ठीक है। तो ए से स्क्रीनिंग हो गई, बी से बिहेवियर ऑब्जर्वेशन होगी, सी से कोक्लियो पैल्पिब्रल और सिजेशन रिफ्लेक्स हो गए। सी के बाद हमारे पास आएगा डी। तो डी से क्या आ जाएगा, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स, ठीक है। डी से क्या आ जाएगा, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स। डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स के बाद सी है, उसके बाद कंडीशनिंग टेक्निक्स। अब आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप सी को इधर कंडीशनिंग टेक्निक्स को पहले लिख दो और डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स को आप सी के बाद डी लिख दो, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हो। अच्छा, कंडीशनिंग टेक्निक्स में अब क्या चीजें आएंगी, विजुअल रीइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री और प्ले ऑडियोमेट्री। कंडीशनिंग में ना कंडीशन देकर देखा जाएगा कि क्या वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, तो उसमें प्ले ऑडियोमेट्री आ जाएगा और विजुअल रीइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री आ जाएगी। उसके बाद लास्ट पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट आ जाते हैं। ओ एबीसी में काफी लेट आता है, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हमने लास्ट में लिखने हैं, जिसमें एबीआर है, ओ से ही एक ऑटो अकॉस्टिक इमिशन है और एक इंपीडेंस ऑडियोमेट्री है। तो ओ ए आई ये वाले लास्ट पे लिखने हैं, बाकी एबीसीडी वाले आपने स्टार्ट में लिख देने, ठीक है। ये कोई निमोनिक तो नहीं है, लेकिन ये एक स्कीम सी बन जाती है कि हमें इजीली याद रह जाता है, क्योंकि इन टेस्ट को याद रखना थोड़ा मुश्किल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। आपसे पूछा जाता है कि हमें असेसमेंट बताएं अपने डेफ चाइल्ड की कैसे करनी है। तो इस तरह से आपने उसको असेस कर लेना, स्क्रीनिंग कर ली, उसके बाद बिहेवियर उसका देख लिया, फिर आपने क्या किया, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स है, कंडीशनिंग टेक्निक्स है और लास्ट पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। मैंने कहा था कि उसके बाद जो चीज करने वाली है वो है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के लिए क्या करना है आपने, मैनेजमेंट आपने इस तरह से याद रखनी है कि इसको भी ए बी सी डी ई से याद रखना है। ए से एड्स। तो अगर कोई बच्चा डेफ चाइल्ड डायग्नोस हो चुका है तो सबसे पहले तो उसको पेरेंटल गाइडेंस है ना, सबसे पहला पॉइंट तो पेरेंटल गाइडेंस का आएगा। लेकिन क्योंकि ये बी से रिलेट किया था तो मैंने सेकंड नंबर पे लिखा था। आपने लिखना है पेरेंटल, उसको पेरेंट्स को रीअश्योर कराना है, उसके पेरेंट्स को थोड़ा एंजाइटी को कम करना है, उनको बताना है, ठीक है। तो पेरेंटल गाइडेंस। उसके बाद ए से आ जाएंगी एड्स, आपने उसको हेयरिंग एड्स देने हैं। सी से कोक्लियर इम्प्लांट्स आ जाएंगे। डी से आएगा कि डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज। ई से आएगा एजुकेशन ऑफ डेफ चाइल्ड और एंड पे आ जाएगा वोकेशनल गाइडेंस। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैनेजमेंट के हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास मैनेजमेंट हो गई याद हमें। अब जरा मेरे साथ मैनेजमेंट आप रिवाइज करेंगे। हाँ, यहां पर करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले जब डेफ चाइल्ड का आपको बताया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको क्या कैसे मैनेज करोगे, तो आप सबसे पहले बताओगे कि हमने जो है वो पेरेंटल गाइडेंस, हमने पेरेंट्स को गाइड करना है, ठीक है, पेरेंटल गाइडेंस। उसके बाद हमने क्या करना है, बी से मैंने क्या बताया था, नहीं ए से ही बताया था, हेयरिंग एड्स, ठीक है, हेयरिंग एड्स। उसके बाद सी से कोक्लियर इम्प्लांट्स, कोक्लियर इम्प्लांट्स हमने उसको देने हैं, ठीक है। डी से क्या था, डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज हो जाएगा। उसके बाद ई से क्या होगा, एजुकेशन ऑफ डेफ चाइल्ड। तो ये सारा लिखने के बाद लास्ट आपने बता देना वोकेशन गाइडेंस। इस तरह से आपके पास जो है इसकी मैनेजमेंट हो जाएगी। और जब मैनेजमेंट लिखनी होती है ना, पहले हिस्ट्री बतानी होती है। तो हिस्ट्री मैंने बता दिया आपको, क्या हिस्ट्री मिलेगी कि ये रिस्पॉन्ड नहीं करता साउंड स्टिमुलस को, ये इसको बोलना नहीं आता, मतलब स्पीच इसकी डेवलप नहीं हुई, और अगर ये सोया हुआ हो तो इसको हम जगाते हैं तो ये उठता नहीं है, ठीक है, मतलब आवाज से उठता नहीं है, इसको हिलाना पड़ता है पकड़ के। तो ये सारी चीजें बतानी होती है। उसके बाद एग्जामिनेशन पे बता देना है कि हमने ऑटोस्कोपी की और हमें कोई ऐसा नई चीज मिलती ना डेफ चाइल्ड पे, आप उसको एग्जामिन करोगे तो ये नहीं होगा आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कुछ भी नहीं नजर आ रहा होता, नॉर्मल हर चीज होती है। और इन्वेस्टिगेशन में जो सारे टेस्ट बताए वो लिखने और एंड पे ट्रीटमेंट में ये लिख देना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट हमारा एसक्यू था जो हमने कवर किया अभी डेफ चाइल्ड का। यहां तक जो चीजें थी ना वो सारी सिलेक्टिव थी। अब आगे जो चैप्टर स्टार्ट होने हैं ना वो तकरीबन
हमें सारे सारे करने पड़ेंगे, लेकिन आपने परेशानी होना, सिर्फ 2 मिनट में पहले आपको मैं समरी बताया करूंगी, देन हम उस चैप्टर को रीड किया करेंगे, सिर्फ मेन मेन चीजें हमारा चैप्टर कवर, क्योंकि हमने सारे ही चैप्टर कवर करने हैं तो हम थोड़ा चीजों को जल्दी लेके चलेंगे। अब अकोस्टिक न्यूरोमा की बात करें तो अकोस्टिक न्यूरोमा बेसिकली क्या होता है? अकोस्टिक न्यूरोमा ये होता है कि जो आपकी वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है, यानी आपकी 8th नर्व है, उसका जो वेस्टिबुलर पोर्शन है ना, अब आप लोगों को पता है कि नर्व को श्वान सेल ने सराउंड किया होता है। अब उसकी जो वेस्टिबुलर पोर्शन के श्वान सेल्स है ना, उनमें ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है, उनमें एक ग्रोथ बननी शुरू हो जाती है। अब श्वानोमा भी इसको कहते हैं क्योंकि ये श्वान सेल्स में बन रहा है, और ये बनता है बेसिकली वेस्टिबुलर पोर्शन में। अब होगा क्या कि जब अभी तक ना नर्व जो होगी इंटरनल ऑडिटरी कैनाल में पड़ी होती है, तो इंटरनल ऑडिटरी कैनाल में पहले ये ट्यूमर रहेगा, तो तब तक ये सिर्फ कोक्लियो वेस्टिबुलर सिम्टम्स देगा। इसकी जो सिम्टम्स आएंगे ना वो सिर्फ कोक्लियो वेस्टिबुलर होंगी, इर्द गिर्द की किसी चीज को इसने अभी इन्वॉल्व नहीं किया। लेकिन उसके बाद क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता ट्यूमर जब बाहर निकलेगा ना, ये आपकी क्रेनियल नर्व्स को इन्वॉल्व, क्योंकि ट्यूमर इसने साइज में तो इंक्रीज करना ही है, ये आपकी क्रेनियल नर्व्स को इन्वॉल्व कर लेगा। उसके बाद, अरे भाई इंटरनेट ना यूज करो मेरा अनस्टेबल। क्रेनियल नर्व्स के बाद क्या होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन स्टेम को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है, ब्रेन स्टेम को इन्वॉल्व करेगा। ब्रेन स्टेम के पीछे क्या पड़ा होता है? सेरिबेलम, तो ये आपके सेरिबेलम को इन्वॉल्व करेगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप याद रखें कि अकोस्टिक न्यूरोमा स्टार्ट होते हैं इंटरनल ऑडिटरी कैनाल में, जहां पर वेस्टिब्यूलर कोक्लियर नर्व है, तो वेस्टिब्यूल के श्वान सेल से राइज होगा, श्वानोमा हम इसको कहते हैं। उसके बाद ये क्रेनियल नर्व्स को इन्वॉल्व करेगा, ब्रेन स्टेम को इन्वॉल्व करेगा, सेरिबेलम को कर लेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज आ जाती है कि जो तो कोक्लियो वेस्टिबुलर इसके सिम्टम्स होते हैं ना, वो हमने लिखने होते हैं हिस्ट्री में। लाइक हमने सिनेरियो भी उनकी मदद से डायग्नोस तो करना होता है, लेकिन जब हमें पूछा जाता है ना कि अकोस्टिक न्यूरोमा की मैनेजमेंट लिखो, तो हिस्ट्री में आपने सारे कोक्लियो वेस्टिबुलर सिम्टम लिखने होते हैं कि उसको सुनाई नहीं देता, उसको हेयरिंग लॉस है, या जो भी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, वो सारे हिस्ट्री में लिखने होते हैं। और जब वो पूछते हैं ना आपसे कि पूरी मैनेजमेंट लिखो, तो हिस्ट्री के फौरन बाद आपने लिखना होता है एग्जामिनेशन। तो हमेशा इस चीज को याद रखना है कि क्रेनियल नर्व्स वाले जो सिम्टम है, या ब्रेन स्टेम वाले जो सिम्टम है, या सेरिबेलम वाले जो सिम्टम है, वो कभी भी हिस्ट्री में नहीं आते, क्योंकि पेशेंट आके नहीं बताएगा कि मेरी 5th नर्व की पालसी हो गई है, मेरी 9th नर्व की पालसी हो गई है, मुझे ब्रेन स्टेम का मसला नहीं, वो आके कहेगा मुझे सुनाई नहीं देता, मुझे ये है, मुझे। आपने एग्जामिनेशन में फिर उसकी सारी क्रेनियल नर्व्स एग्जामिन करनी है, फिर आप बताओगे कि भाई 5th नर्व की पालसी की वजह से ये सिम्टम मिली है, 7th नर्व की वजह से लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन हो गई है, लॉस ऑफ लैक्रिमेशन हो गया, ठीक है, फिर आप बताओगे कि सेरिबेलम की वजह से ये, इसका हमने जी वो फिंगर नोज टेस्ट कराया, इसका हमने जो है नी हील टेस्ट कराया, इसका हमने स्ट्रेट लाइन में मूव, तो वो सारी चीजें आप एग्जामिनेशन में बताओगे, ठीक है। और एग्जामिनेशन में आप ट्यूनिंग फोक टेस्ट का भी बताओगे, हमेशा ट्यूनिंग फोक टेस्ट भी एग्जामिनेशन में आते हैं, इन्वेस्टिगेशंस में नहीं आते। उसके बाद आपने बतानी होती है इन्वेस्टिगेशन। उस इन्वेस्टिगेशन में हम अकोस्टिक न्यूरोमा की इन्वेस्टिगेशंस बताएंगे, जिसमें ज्यादातर ऑडियोमेट्री के टेस्ट आ जाते हैं। उसके बाद इसमें जो अकोस्टिक न्यूरोमा में, अच्छा मैं इन्वेस्टिगेशन की एक चीज आपको बताने लगी हूँ, ये आप लोग लिख लें, वैसे बुक्स पे लिखी भी हुई है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है ना, वो इमेजिंग स्टडीज है। अगर पेपर में आपको क्वेश्चंस इस तरह से आ जाए थोड़ा कि वो पूछे कि हमें मेन इन्वेस्टिगेशंस बताएं अकोस्टिक न्यूरोमा की कौन सी है, वैसे तो बहुत सारी हैं, आप उसकी प्योर टोन ऑडियोमेट्री करोगे, वो जो ऑडियोग्राम मैंने लास्ट जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया उसमें आपने देखी होगी, तो वो प्योर टोन ऑडियोमेट्री है, स्पीच वाला भी करोगे। लेकिन जो मेन होती है ना, जिनसे डायग्नोसिस बनता है, वो इमेजिंग स्टडीज होती है। इमेजिंग स्टडी भी आगे काफी है ना, एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे वगैरह। इमेजिंग स्टडी में भी जो आपकी चॉइस की है ना, क्या उसको कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, वो एमआरआई है, ठीक है। और लास्ट पे आपने क्या करना है, मैनेजमेंट में आपने बता देना है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट अकोस्टिक न्यूरोमा का हमेशा सर्जरी ही होती है, इसको आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप खुद देखेंगे ट्यूमर है, वो क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, डिफरेंट आपकी चीजों को इन्वॉल्व कर रहा है, क्रेनियल नर्व को, ब्रेन स्टेम को, तो आपको सर्जरी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी हमारा हो गया मेन आउटलाइन सारी चैप्टर की, ठीक है। अब हम देखते हैं यहां से अकोस्टिक न्यूरोमा स्टार्ट करते हैं। अकोस्टिक न्यूरोमा में सबसे पहली चीज, एक मिनट, अकोस्टिक न्यूरोमा में सबसे पहली चीज उसको वेस्टिबुलर श्वानोमा भी कहते हैं, क्योंकि ये वेस्टिबुलर पोर्शन के श्वान सेल से अराइज करता है। उसके बाद इसका इंसिडेंस क्या, 80% जितने भी सेरिबेलो पोंटाइन एंगल के ट्यूमर है उनमें 80% ये होता है। वैसे ये ना भी याद हो कोई मसला नहीं है। पैथोलॉजिस्ट की क्या है, ये बिनाइन होता है, ये इनकैप्सुलेटेड होता है। आगे ना आप ग्लोमस ट्यूमर पढ़ोगे मिडल ईयर में, वो भी बिनाइन है, लेकिन वो इनकैप्सुलेटेड नहीं होता, उसका कैप्सूल नहीं होता। तो ये चीज भी याद रखनी है कि ग्लोमस ट्यूमर भी बिनाइन है, लेकिन वो नॉन इनकैप्सुलेटेड है, और जो अकोस्टिक न्यूरोमा है ये बिनाइन है लेकिन इनकैप्सुलेटेड है। एक्सट्रीमली स्लो ग्रोइंग है, बहुत स्लो ग्रो करता है। ये नहीं है कि फौरन ही बना, और जैसे मैंने कहा कि क्रेनियल नर्व को इन्वॉल्व करना है, तो ये नहीं है कि फौरन ही बना, फौरन ही क्रेनियल नर्व को इन्वॉल्व कर लिया, लेकिन काफी टाइम लगाता है। अच्छा, है ये किस नर्व का ट्यूमर, ये 8th क्रेनियल नर्व का ट्यूमर है। इलोंगेटेड स्पिंडल सेल्स होते हैं इसमें, रोड शेप न्यूक्लियाई होते हैं, ये सारी इसकी पैथोलॉजी होगी। उसके बाद आ जाए जरा आप ओरिजिन से। तो ओरिजिन ये कहां से लेगा, मैंने इतनी दफा बता दिया, ये श्वान सेल से राइज करता है, और श्वान सेल किस पोर्शन के, वेस्टिब्यूलर पोर्शन के। कोक्लियर डिवीजन को ये कम ही राइज करते हैं, ज्यादातर ये वेस्टिब्यूलर डिवीजन से राइज करता है, लेकिन बाद में एक्सपैंड करता है,
जब ये एक्सपेंड करना शुरू करता है, सबसे पहले तो ये उस कनाल को ही खराब करेगा ना जिस कनाल में ये बन रहा था, ऑडिटरी कनाल, उसको वाइडनिंग करा देगा, उसकी इरोजन करेगा। उसके बाद ये किस रीजन में आ जाएगा, सेरिबेलोपोंटाइन रीजन में। तो मुझे बताएं सेरिबेलोपोंटाइन रीजन में आके ये क्या करेगा, ये आपकी क्रेनियल नर्व्स, क्योंकि आपको पता है ना, आप लोगों ने न्यूरोनॉट में पढ़ा हुआ है कि कुछ नर्व्स पोन उधर से निकल रही हैं, मिड ब्रेन से, कुछ पोन से निकल रही हैं। तो अगर ये उस रीजन में पहुंच चुका है तो ये आपकी उन नर्व्स को पहले पकड़ेगा जो बाहर निकल रही हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये क्या करेगा, अच्छा सबसे पहले क्या करेगा, आपकी नर्व्स को, फिफ्थ नर्व को, और उसके बाद 9th से लेकर 11th नर्व को। उसके बाद नर्व्स को इन्वॉल्व कर लिया, उसके बाद ये ब्रेन स्टेम को अफेक्ट करेगा। ब्रेन स्टेम के बाद अब पीछे सेरिबेलम पड़ा हुआ है तो ये सेरिबेलम को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें मैंने हाईलाइट की है ना, ये आपको पता होनी चाहिए, इसके ओरिजिन के बारे में, इसकी ग्रोथ के बारे में। इन्हीं की बेस पे आप पूरी मैनेजमेंट लिख सकते हो। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो जब तक ये कनाल में होगा इसको हम इंट्राकनालिकुलर कहेंगे, बाद में स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज। स्मॉल साइज है 1.5 से छोटा है, मीडियम साइज है 1.5 से 4 के दरमियान है, लार्ज साइज अगर 4 से ज्यादा है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन तो इसकी बहुत आसान है। अब आ जाए जरा आप क्लिनिकल फीचर्स पे। अब जो मैंने चीज ये बताई थी ना, ये याद रखनी है कि हिस्ट्री में बतानी है कोक्लियोवेस्टिबुलर सिम्टम्स और एग्जामिनेशन में बतानी है क्रेनियल नर्व्स की, ब्रेन स्टेम की और सेरिबेलम की। बस ये चीज इसको याद रहेगी ना, उसके लिए बहुत आसान है। क्लिनिकल फीचर्स में एज की अगर बात करें तो ये ज्यादातर ट्यूमर्स इसी एज में बनने होते हैं ना, ओल्डर एडल्ट्स में, तो 40 से 60 ईयर। अब इसके जो कोक्लियो वेस्टिबुलर सिम्टम्स हैं, ये सारी हिस्ट्री में पेशेंट हमें आके बताता है, और ये सबसे अर्लीस्ट सिम्टम है। सबसे पहले क्योंकि कोक्लियर वेस्टिब्यूल को कोक्लियर वेस्टिबुलर नर्व को ही पकड़ेगा ना, तो सबसे पहले यही सिम्टम्स आते हैं। अब ये सिम्टम होते क्या हैं जी, हमें बताएं। प्रोग्रेसिव यूनिलेटरल सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल क्यों है, क्योंकि ये कंडक्टिव पाथवे को कुछ नहीं करा, ये आपकी नर्व को पकड़ा है, तो ये सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। अच्छा, उसके बाद टिनाइटस भी हो सकता है, यानी घंटियों की आवाजें आएंगी। तो मेन जो सिम्टम होती है ना, वो यही होती है, यूनिलेटरल सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस और टिनाइटस। अब ये तो कोक्लिया से रिलेटेड सिम्टम हो गई ना। अब अंडरस्टैंडिंग स्पीच में डिफिकल्टी है, ये भी कोक्लिया से रिलेटेड सिम्टम हो गई। वेस्टिब्यूल से रिलेटेड सिम्टम क्या आती है, इम्बैलेंस और अनस्टेडीनेस। ठीक है, सही से चल नहीं पाते, बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते। अब ये जो यहाँ पर उसने चीज का जिक्र किया है ना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर का, ये मैं आपको इन्वेस्टिगेशन में बताऊंगी। अभी इसको स्किप कर रही हूँ, मैं बताऊंगी जरूर, लेकिन वहां जाकर। अभी सिर्फ जो चीज मैं हाईलाइट करी हूँ ना, उसको जहन में रखें कि कोक्लिया से रिलेटेड क्या है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, टिनाइटस, अंडरस्टैंडिंग स्पीच में बहुत डिफिकल्टी है, और वेस्टिब्यूल से रिलेटेड क्या, इम्बैलेंस, अनस्टेडीनेस। अब ये पॉइंट्स आपने लिख देने हैं हिस्ट्री में, और ये पॉइंट्स है जिनकी बेस पे आपने सिनेरियो भी डायग्नोस करना है। अब आ जाए जरा क्रेनियल नर्व की तरफ। अब हम क्या करेंगे, जब हम उसका एग्जामिनेशन करेंगे ना, पहले तो हम ट्यूनिंग फोक टेस्ट ही करेंगे हमेशा एग्जामिनेशन में। ट्यूनिंग फोक टेस्ट में हमें पता चलेगा इसको सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। फिर हम क्या करेंगे, क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन करेंगे। आप सबसे पहले फिफ्थ नर्व को देखेंगे। फिफ्थ नर्व हमें कैसे पता चलेगा, सबसे जो अब आपका ये एमसीक्यू पॉइंट है, सबसे पहले कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है, फिफ्थ नर्व। कैसे आप चेक करोगे, कोर्निया की सेंसिटिविटी देखोगे, रिड्यूस्ड होगी, फेस पे देखोगे नमनेस होगी। ठीक है, कॉटन लगा के जिस तरह भी देखते हैं ना, सेंसेशन चेक करते हैं, आपने सारा सीएनएस एग्जामिनेशन पढ़ा हुआ है, तो फेस पे क्या होगा, नमनेस होगी। ये दोनों चीजें होंगी फिफ्थ नर्व के लिए। फिर आप चेक करोगे सेवंथ नर्व कि क्या सेवंथ नर्व इंटैक्ट है या वो भी इन्वॉल्व हो चुकी है। उसके लिए आपको कैसे पता चलेगा, जो पोस्टीरियर मिएटल वॉल है ना, पोस्टीरियर मिएटल वॉल, वहां पे आपको सेंसेशन का लॉस मिलेगा, हाइपोस्थेसिया मिलेगा। इसको हिट्जेल बर्जर साइन भी कहते हैं। इसके अलावा सेवंथ नर्व का जो मेन काम है, कोडा टेम्पेनाई की मदद से ये टेस्ट सेंसेशन लेकर जाती है, तो लॉस ऑफ टेस्ट होगा। इसके अलावा रिड्यूस्ड लैक्रीमेशन होगी। तो ये तीन इसकी सेंसेशन हमने चेक की सेवंथ नर्व की। अब आप सोच रहे होंगे कि सेवंथ नर्व तो मोटर सप्लाई भी देती है, ये तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स को भी सप्लाई करती है, तो उनका क्यों अभी तक हम नहीं पढ़े, क्योंकि मोटर फाइबर इसके रेजिस्टेंट होते हैं, तो वो थोड़ा बच जाते हैं, बहुत लेट इन्वॉल्व होते हैं। मेनली सेंसेशन इसमें जाती है कि लॉस ऑफ टेस्ट चला गया, लैक्रिमेशन रिड्यूस हो गई और हेडजेल वर्जन साइन आ गया। उसके बाद आप 9th 10th नर्व चेक करते हो। तो आप लोगों को याद है जब मैं आपको वो पढ़ा रही थी रेफर्ड पेन, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि 9th नर्व मेनली ओरोफेरेंक्स में सप्लाई कर रही थी, सॉफ्ट पैलेट को सप्लाई करी थी, तो इसीलिए 9th नर्व की इन्वॉल्वमेंट की वजह से डिस्फेजिया होगा। 10th नर्व मेनली लैरिंक्स को सप्लाई करी थी, तो उसकी वजह से होर्सनेस होगा, और दोनों के पैरालिसिस की वजह से, दोनों के जाने की वजह से पैलेटल, फेरेंजियल, लरेंजियल सारी जगह का पैरालिसिस हो गया। ठीक है, तो 9th एंड 10th नर्व की इन्वॉल्वमेंट की वजह से सॉफ्ट पैलेट भी चला गया, फेरेंक्स भी, लैरिंक्स भी, सब कुछ पैरालाइज हो गया। उसके अलावा ये आपकी 12th नर्व को भी इन्वॉल्व कर सकता है, आपकी 3rd और 4th को भी, लेकिन वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। जो आपको याद होनी चाहिए वो 5th 7th और 9th 10th है। ठीक है, चले क्रेनियल नर्व देख ली। अब आ जाए जरा ब्रेन स्टेम की तरफ। ब्रेन स्टेम क्या करती है, ब्रेन स्टेम में ना हमारे न्यूक्लियाई पड़े होते हैं सारे, तो ब्रेन स्टेम की खराब होने की वजह से एटेक्सिया होगा, वीकनेस होगी, और जो भी हमारे आर्म्स और लेग्स की है ना टेंडरनेस हो जाए, नहीं क्या कह रही हूँ, नमनेस हो जाएगी। अब ये क्यों हो रहा है, आर्म्स और लेग्स में नमनेस क्यों हो रही है, क्योंकि आप लोगों को याद न्यूरो नोट में पढ़ा था कि ब्रेन स्टेम में से वो सारी हमारे ट्रैक्स गुजर के जा रहे थे। अगर किसी को याद हो, वो जो ट्रैक्स हम पढ़ते होते थे, स्पाइनल कॉर्ड से जाते थे ऊपर
कोर्टिकोस्पाइनल, लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल, एंटीरियर कोर्टिको, इस तरह बहुत सारे ट्रैक्ट्स होते थे। तो वो जब अफेक्टेड होंगे ना ब्रेन स्टेम में, तो उनकी वजह से हमारी आर्म्स और लेग्स में बहुत ज्यादा नमनेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये होगी जी ब्रेन स्टेम। उसके बाद सेरिबेलम का तो आई थिंक सबको ही पता होगा कि जब सेरिबेलम इन्वॉल्व होता है तो क्या होता है, आपका बैलेंस खराब होता है। उसके लिए इतने सारे टेस्ट आपने बता देने हैं कि एग्जामिनेशन में हमने फिंगर नोज टेस्ट किया, नी हिल टेस्ट किया, डिजिटाइडोकाइनेसिया चेक किया, एटैक्सी गेट थी, इनएबिलिटी टू वॉक अलोंग अ स्ट्रेट लाइन था। ये सारा हो गया सेरिबेलम की वजह से। लास्ट में ये होता है एग्जामिनेशन में आपने एक चीज और बतानी होती है कि हमें इंट्राक्रेनियल टेंशन भी इंक्रीज मिल सकती है, वो रेस कर गई है। ये कैसे पता चलता है? पेपिल एडीमा। पेपिल एडीमा आप लोगों का टॉपिक है आई का। जब हम आई को डिस्कस करेंगे ना, वहां पे इसको डिटेल में देखेंगे। इसमें होता क्या है कि जो ऑप्टिक नर्व हेड है ना, उसका एडीमा हो जाता है। ऑप्टिक नर्व का हेड का जब एडीमा होता है ना, तो सबसे पहले तो ब्लरिंग ऑफ विजन होती है, इंट्राक्रेनियल टेंशन रेस कर जाती है। तो बस आपने पेपिलिडीमा, ईएनटी के लिए आपको यही पता हो कि पेपिलिडीमा जो फंडोस्कोपी से हम देखेंगे। यहां पर हमारा ओकोस्टिक न्यूरोमा का एग्जामिनेशन भी खत्म हो गया। ठीक है, कोक्लियो वेस्टिबुलर सिम्टम हमने कर लिए। उसके बाद ये सारे जो एग्जामिनेशन में हमने सिम्टम्स बताने हैं और जो सिनेरियो डायग्नोस करने में भी हमारी हेल्प करेंगे, वो भी करिए। अब आ जाए जरा मैनेजमेंट के तीसरे स्टेप पे, जो होती है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें सबसे पहले आपके पास आते हैं ऑडियोलॉजिकल टेस्ट। ऑडियोलॉजिकल टेस्ट तो आप जहां पे भी हियरिंग लॉस है ना, हियरिंग लॉस का जिक्र है, वहां पर एग्जामिनेशन में ट्यूनिंग फोक टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन में ऑडियोलॉजिकल टेस्ट हमेशा लिखने हैं। जैसे हम थर्ड ईयर में करते थे ना कि नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया सबके साइड इफेक्ट में लिख दो, बिल्कुल वैसे ही जहां पे भी हियरिंग लॉस है ना, जिस भी डिजीज में, उसमें एग्जामिनेशन में ट्यूनिंग फोक टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन में ऑडियोलॉजिकल टेस्ट। ऑडियोलॉजिकल टेस्ट क्या है? जो ऑडियोमेट्री होती है जिसमें ऑडियोग्राम बनता है, और दूसरा होता है स्पीच ऑडियोमेट्री, जिसमें ये देखते हैं कि स्पीच डिस्क्रिमिनेशन उसको कितनी पता है, कितना लफ्जों में वो डिफरेंस कर लेता है। ठीक है, तो दो चीजें बताऊंगी, ये मैंने ऑडियोमेट्री वाली वीडियो में भी बताई हुई है, वो भी जरूर देखिएगा। यहां पर भी बता देती हूँ कि जब भी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है ना, तो ऑडियोमेट्री में आपके पास क्या होता है कि दोनों कर्व्स, एयर कंडक्शन की भी, बोन कंडक्शन की भी, दोनों ही कर्व्स नीचे आ जाती हैं। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हमें ऑडियोग्राम पे बहुत इजीली पता चल जाता है। उसके बाद अगर स्पीच की बात करें, तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में हमेशा स्पीच डिस्क्रिमिनेशन बहुत पुअर होती है। ठीक है, अब मैंने कहा था कि इसका करेक्टरिस्टिक फीचर मैं इन्वेस्टिगेशंस में आके बताऊंगी। वो करेक्टरिस्टिक फीचर ये था कि जब हम प्योरटिन ऑडियोमेट्री करते हैं ना, हमें हियरिंग लॉस इतना नहीं मिलता, थोड़ा बहुत हियरिंग लॉस, नहीं थोड़ा बहुत तो नहीं होता, लेकिन मॉडरेट सा हियरिंग लॉस होता है। जब हम उसकी करते हैं ना स्पीच ऑडियोमेट्री, तो बहुत काम खराब हुआ होता है, इतनी ज्यादा पुअर डिस्क्रिमिनेशन आती है। तो इसको कहते हैं कि करेक्टरिस्टिक फीचर है उसका अकोस्टिक न्यूरोमा का, कि प्योर टोन ऑडियोमेट्री पे इतना ज्यादा नहीं हियरिंग लॉस हुआ, लेकिन स्पीच डिस्क्रिमिनेशन बहुत खराब है। ठीक है, चलें उसके बाद ना दूसरी जो इसमें इन्वेस्टिगेशन है वो ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। इसका नाम ही आ जाए बस, ये बहुत है, इसकी डिटेल पता होना जरूरी नहीं है। अब मैंने तब पता नहीं कितनी दफा तब से आपको बताया कि आपने हमेशा याद रखना है कि जो मेन इन्वेस्टिगेशन है ना कोस्टिक न्यूरोमा की, मेन इन्वेस्टिगेशन वो इमेजिंग स्टडी है। आप उसको कहेंगे चाहे अपना एमआरआई करा के लाएं, एमआरआई इसका गोल्ड स्टैंडर्ड है कॉन्ट्रास्ट के साथ। इसके अलावा सिटी स्कैन भी किया जा सकता है, इसके अलावा प्लेन एक्सरेज भी किए जा सकते हैं, इसके अलावा वर्टिब्रल एंजियोग्राफी, ये सारी ही इमेजिंग टेक्निक्स हैं। अब समझने वाली बात यह है कि अगर एमआरआई गोल्ड स्कैन है तो सिटी स्कैन कराने की क्या जरूरत है? तो जिसका एमआरआई हो गया उसको सिटी स्कैन नहीं कराना, सिटी स्कैन उसका कराना है जिसमें एमआरआई फिजिबल नहीं है। अब एमआरआई किसका फिजिबल नहीं होता? क्योंकि इसमें एमआरआई में हमने क्या यूज करना है, हमने मैग्नेटिक रेज यूज करनी है। तो जिसके पास कार्डियक पेस मेकर है, जिसके लगे हुए, जिसके पास कोक्लियर इंप्लांट है, जिसका पेशेंट जो है वैसे ही डर है, क्योंकि एमआरआई की मशीन ना बहुत तंग सी होती है, आप लोगों ने देखी भी होगी, तो उसके अंदर 10 मिनट तक तकरीबन पेशेंट को रखना होता है। तो पेशेंट डर रहा होता है कि भाई मुझे, उसको फोबिया है इस चीज से। ठीक है, तो वो भी नहीं करा सकता, तो जो एमआरआई नहीं करा सकता उसका सिटी स्कैन होगा। ओके, और जो एमआरआई सिटी स्कैन करवा रहे हैं फिर एक्सरे की तो ऐसे जरूरत ही नहीं है ना। अच्छा, उसके बाद एक वेस्टिबुलर टेस्ट भी किसी को याद होता है तो याद रख लें, वरना इमेजिंग टेक्निक्स ही मेन इसकी है। वेस्टिबुलर टेस्ट है और लास्ट पे इसका आ जाता है सीएसएफ एग्जामिनेशन। सीएसएफ एग्जामिनेशन भी हमने इसमें करना होता है, लंबर पंक्चर नहीं करते, लंबर पंक्चर करेंगे तो हर्निएशन हो सकती है। ठीक है, चलें यहां पर इसकी इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट हो गई और अब हमारा लास्ट मैनेजमेंट का पार्ट करने लगे हैं, जो कि ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। तो ट्रीटमेंट मैंने कहा था कि कोस्टिक न्यूरोमा को ना मेडिसिन देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको सर्जरी ही करनी पड़ेगी, इसका सर्जिकल रिमूवल ही करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है कि आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। अच्छा, बस इतना ही पता होना काफी है। अब आ जाए रेडियोथेरेपी पे। इसमें ना कन्वेंशनल रेडियोथेरेपी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते कि ब्रेन को पकड़ के उस पर रेडिएशन डालते जाओ, ऐसे नहीं करना, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत सेंसिटिव है रेडिएशन के लिए। इसमें आपने करनी है एक्स नाइफ या गैमा नाइफ सर्जरी। अच्छा, अब ये क्या बुलाए, एक्स नाइफ गैमा नाइफ में क्या होता है? इसमें ये होता है, लेट्स सपोज कि ये आपका अकोस्टिक न्यूरोमा, ये ट्यूमर पड़ा हुआ है और ये इर्द गिर्द सारा आपका ब्रेन है ना, हमने सपोज किया। अब हमने एक्स नाइफ में ये करना है कि रेडिएशन को ना फोकस करना है कि वो सिर्फ यहाँ है, सिर्फ उस रीजन में है जिस रीजन में ट्यूमर है, इर्द गिर्द वाला सारा ब्रेन बचता है। ठीक है, इसको कहते हैं एक्स नाइफ या गैमा नाइफ।
क्या करते हैं इसमें, हम मिनिमाइज इफेक्ट कर देते हैं सराउंडिंग टिश्यू पे, कि सराउंडिंग टिश्यू पे इफेक्ट ना जाए और जो रेडिएशन है ना वो कन्वर्ज हो जाए, ट्यूमर पे कन्वर्ज हो जाए। तो इसको कहते हैं एक्स नाइफ और गैमा नाइफ। तो रेडियोथेरेपी में ये मेंशन कर देना, और लास्ट पे साइबर नाइफ। ठीक है, मकसद सारी नाइफ का वही है कि कन्वर्ज करना है रेडिएशन को। तो ये होगी जो कोस्टिक न्यूरोमा की का ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे चैप्टर 18 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसके बाद में एंड पे आपका टेस्ट लूंगी, अभी हम आगे चलते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को याद रहेगा। बस बस ना चीजें मेन याद किया करें। जैसे मैं स्पेशल पैथ में बताती होती थी ना कि बुलेट पॉइंट्स बनाया करें। कोस्टिक नोमा के बुलेट पॉइंट्स क्या है? इन्वेस्टिगेशन में इमेजिंग टेक्निक्स को मैंने नहीं भूलना, मैंने हमेशा याद रखना है। एग्जामिनेशन में मैंने हमेशा याद रखना है कि ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व होगी, सेरिबेलम इन्वॉल्व होगा, क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, तो इस तरह से जब चीजें याद रखेंगे ना तो आपको कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगेगी इंशाल्लाह। चले अब आ जाए चैप्टर नंबर 17 में। चैप्टर नंबर 17 है हमारे पास ट्यूमर्स ऑफ मिडल ईयर। इसमें करने वाली चीज एक ही है, वो है ग्लोमस ट्यूमर। उसकी भी मैं पहले आपको एक आउटलाइन दूंगी, फिर हम बुक से उसको रीड करेंगे। ग्लोमस ट्यूमर में अब बेसिकली क्या होता है? ग्लोमस ट्यूमर होता है आपका मिडल ईयर का ट्यूमर। इसको ना पैरागैंग्लियोमा भी कहते हैं। जैसे मैंने वो कोस्टिक का कहा था ना, शवानोमा भी कहते हैं, इसको कहते हैं पैरागैंग्लियोमा। अब पैरागैंग्लियोमा क्या चीज है? पैरागैंग्लियोमा है कि आपके पैरागैंग्लियोनिक सेल से राइज कर रहा है। पैरागैंग्लियोनिक सेल्स क्या चीज है? पैरागैंग्लियोनिक सेल्स होते हैं जो न्यूरल क्रस्ट सेल से आते हैं। ठीक है, आपने एम्ब्रियो में न्यूरल क्रस्ट सेल्स पढ़े हुए हैं ना, न्यूरल क्रस्ट सेल से आते हैं और ना ये आपकी नर्व्स के सराउंड कर रहे होते हैं। असल में आसान लफ्जों में बता रही हूँ, ये ना आपकी नर्व्स को सराउंड करते हैं। पैरागैंग्लियोनिक जो सेल्स होते हैं ना, काम इनका कोई नहीं होता, ये जाके नर्व्स को सराउंड कर लेते हैं। अब ग्लोमस ट्यूमर क्या करता है? ग्लोमस ट्यूमर करता है कि जब जो ईयर के पैरागैंग्लियोनिक सेल्स है ना उनसे राइज करेगा। ये वो वाला ट्यूमर है जो ईयर के इसको ग्लोमस गलत कहते हैं, इसका ग्लोमस नाम का इससे लिंक कोई नहीं है, ये चीज भी याद रखनी है। ये राइज किससे करता है? पैरागैंग्लियोनिक सेल से राइज करता है। अब आपकी ईयर में ना दो नर्व्स हैं जिनकी सराउंडिंग में पैरागैंग्लियोनिक सेल्स हैं, और उन सराउंडिंग पैरागैंग्लियोनिक सेल से दो तरह के ग्लोमस ट्यूमर राइज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसकी टाइप्स बताने लगी हूं। इसकी दो टाइप्स हैं। एक इसकी टाइप है ग्लोमस जुगुलैरे। स्पेल गलत हो सकते हैं उसके लिए, बल्कि गलत हो ही चुके हैं मुझे लगता है। अच्छा चलें जो भी है, ग्लोमस जुगुलैरे। और दूसरी इसकी टाइप है ग्लोमस, क्या कर रही हूं मैं, एक इसकी टाइप है ग्लोमस जुगुलैरे और दूसरी इसकी टाइप है ग्लोमस टिम्पैनिकम। टिम पेनिकम। अच्छा, अब मैंने कहा कि ये अराइज पैरागैंग्लियोनिक सेल से करता है। पैरागैंग्लियोनिक सेल्स जो है ये नर्व्स के सराउंडिंग में होते हैं। तो आप लोग खुद सोचें कि जुगुलैरे हम इसको क्यों कह रहे हैं? जुगुलर तो वेन होती है, और टिम्पैनिकम इसको क्यों कह रहे हैं? तो मैं आपको भी बताती हूँ, परेशानी होना। जो जुगुलैरे है ना, उसको जुगुलैरे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके पास जो मेन उस वक्त जुगुलर वेन, एक बड़ी सारी वेन पड़ी होती है, तो हम उसको नाम उसके बेस पे दे देते हैं क्योंकि ये वेन को इन्वॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अराइज ये पैरागैंग्लियोनिक सेल से ही करते हैं। और वो जो पैरागैंग्लियोनिक सेल्स होते हैं ना, वो वहां पर आपकी नर्व होती है आर्नल्ड नर्व। मुझे कंफर्म करने दें, आर्नल्ड्स नर्व ही है ना? जैकब्सन नर्व नहीं होती है। जैकब्सन नर्व आई गेस टिम्पैनिकम में होती है, इसमें आर्नल्ड नर्व ही होती है। आर्नल्ड नर्व ही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या, अब आर्नल्ड नर्व का किस किस को पता है? आर्नल्ड नर्व ना, जब हम वैक्स वाला पढ़े होते हैं ना टॉपिक एक्सटर्नल में, हम वहीं पे कवर कर लेते हैं। आर्नल्ड नर्व होती है वेगस नर्व की एक ब्रांच है। ठीक है, तो वेगस नर्व की एक ब्रांच है जिसने ईयर में सप्लाई करनी होती है, सेंसेशन इसने देनी होती है। तो ये वहां पर गुजर रही होती है उस रीजन में जिस रीजन में बल्ब ऑफ जुगुलर वेन है ना, आपके मिडिल ईयर के नीचे, मिडिल ईयर की बेस पर आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर सारे पढ़े हुए हैं, वहां पर ये मौजूद होती है। तो जो इसके सेल्स है ना, जो इसके पैरागैंग्लियोनिक सेल है, वहां से अगर ट्यूमर अराइज करेगा तो वो होगा ग्लोमस जुगुलैरे। और वो आपकी क्या करेगा? मजे की बात यह है कि पास ही जुगुलर फोरामेन भी होता है, जुगुलर फोरामेन से नर्व्स निकल रही होती हैं, तो ये बड़ा इजीली जाके आपकी नर्व्स को पकड़ लेता है, नर्व्स को इन्वॉल्व कर लेता है, जो ग्लोमस जुगुलैरे होते हैं। अब जो ग्लोमस टिम्पैनिकम है ना, ये बनता है प्रोमंट्री के पास, यानी मिडिल ईयर के अंदर प्रोमंट्री के पास। और प्रोमंट्री के पास जब ये बनता है ना, तो वहां पर जैकब्सन नर्व होती है, उसके पैरागैंग्लियोनिक सेल से ये राइज करता है। अब जैकब्सन नर्व क्या है? ये है ग्लोसोफरेंजियल नर्व की ब्रांच। जैकब्सन नर्व, ये स्पेल वगैरह गलत हो सकते हैं, बुक से आपने देख लेने। तो आर्नल्ड नर्व जो थी ये वेगस नर्व की ब्रांच थी, और जो जैकब्सन नर्व है ये ग्लोसोफरेंजियल नर्व की ब्रांच है। तो ये अराइज दोनों ट्यूमर दोनों टाइप्स पैरागैंग्लियोनिक सेल से ही कर रहे हैं। ठीक है, चले अब ये तो हो गया ना ग्लोमस ट्यूमर की टाइप्स। अब हम आगे देख लेते हैं कि ग्लोमस ट्यूमर का एग्जामिनेशन हमने क्या करना है। तो एग्जामिनेशन इसका आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट साइंस याद रखने होते हैं। इसके एग्जामिनेशन में आपको नाम याद रखने हैं। सबसे पहले तो इसके एग्जामिनेशन में ना आपको राइजिंग सन याद रखना होता है। जैसे सूरज राइज कर रहा है, वो ये होता है कि जब ये फ्लोर ऑफ द मिडल ईयर से राइज करता है ना, ऐसे होता है कि जब हम देखते हैं ना ओटोस्कोपी से, तो ये लेट्स सपोज हम देख रहे हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, तो नीचे से ऐसे में रेड रेड नजर आता है क्योंकि ये ग्लोमस ट्यूमर होता है, फ्लोर पे पड़ा होता है, तो हमें ऐसे लगता है राइजिंग सन अपीयरेंस है। तो एग्जामिनेशन में एक आपने वो याद रखना होता है। दूसरा आपने याद रखना होता है ब्राउन साइन। अब ब्राउन साइन क्या होता है? ब्राउन साइन ये होता है कि आप ओटोस्कोपी कर रहे थे, आप ईयर एग्जामिनेशन कर रहे थे और आपको लगा कि भाई ये ग्लोमस ट्यूमर ही है। आपने क्या किया? आपने स्पेकुलम पकड़ा
और स्पेकुलम ना कान के अंदर डाल दिया, उसकी वजह से आपने कुछ स्पेकुलम डालने की वजह से अंदर प्रेशर राइज कर जाता है। जब प्रेशर राइज कर जाता है ना, तो ट्यूमर की जो सप्लाई आ रही होती है, क्योंकि ये वास्कुलर ट्यूमर है, ठीक है, जब ट्यूमर की जो सप्लाई आ रही होती है ना पीछे से, वो रुक जाती है, उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो रुक जाती है। जब उसकी ब्लड सप्लाई रुकती है तो साथ ही ट्यूमर जो है, वो जो अभी रेड रेड था ना, वो ब्लैंचीज हो जाता है, उसका रंग उड़ जाता है, व्हाइट हो जाता है। तो इस चीज को कहते हैं ब्राउन साइन, ठीक है। वो जैसे ही वो ब्लैंचीज होगा ना, उसको ब्राउन साइन कहते हैं। इसके अलावा जैसे ये इसकी ब्लैंचनिंग होती है, साथ ही ये बहुत तेजी से पल्सेट भी करता है, इसीलिए इसको जब हम स्पेकुलम डालते हैं उसको पल्सेशन साइन भी कहते हैं और उसको ब्राउन साइन भी कहते हैं। तो ये दो साइंस होते हैं जो हमने एग्जामिनेशन में याद रखने होते हैं। इसके अलावा ट्यूमर पॉलिप भी बना देता है, तो वो ये भी एग्जामिनेशन में बता देना है। बाकी जो चीजें हैं वो इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट है, वो फिर हम चैप्टर में देखते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन की जो दो चीजें थी मैंने आपको बता दी। चलें, यहां पर आज ग्लोमस ट्यूमर को क्या कहते हैं, पैरागैंग्लियोमा भी कहते हैं। इनकरेक्टली इसको ग्लोमस ट्यूमर कहा जाता है, वरना इसके नाम के साथ लिंक कोई नहीं है। ये अराइज कहां से करता है, पैरागैंग्लियोनिक टिश्यू से अराइज करता है। पैरागैंग्लियोनिक टिश्यू क्या है, जो कि हमारे न्यूरल क्रस्ट सेल से अराइज कर रहा है, ठीक है। न्यूरल क्रस्ट सेल से जो अराइज करते हैं ना पैरागैंग्लियोनिक टिश्यू, होता ये कहां पर है, अलोंग द पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स ऑफ हेड एंड नेक। पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व्स है हमारी हेड एंड नेक की, उसके अलोंग ये पैरागैंग्लियोनिक टिश्यू मौजूद होता है। और अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जुगुलो टिम्पैनिक। अब यहाँ ये ग्लोमस जुगुलैरे होगा, यहाँ ये ग्लोमस टिम्पैनिकम होगा, ठीक है। चले, आगे क्या चीज आ जाती है, आगे आ जाती है इसकी एटियोलॉजी। तो ये ट्यूमर जो है ये भी मिडिल एज में अराइज करता है, 40 से 50 इयर्स की एज में। फीमेल्स इसमें ज्यादा अफेक्टेड होती हैं। मैंने बताया था कि ये भी बिनाइन है, लेकिन इसका कैप्सूल नहीं होता। जो अकोस्टिक न्यूरोमा है उसका कैप्सूल था, इसका कैप्सूल नहीं होता, ये नॉन इनकैप्सुलेटेड होता है, एक्सट्रीमली वास्कुलर, इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, तो एक्सट्रीमली वास्कुलर होता है, ठीक है। इसमें वैसे की सप्लाई होती है। आप लोगों को याद है नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा की हम बायोप्सी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो बिल्कुल ऐसे ग्लोमस ट्यूमर की भी हम बायोप्सी नहीं कभी भी कर सकते, ये बहुत ज्यादा वास्कुलर होता है, बहुत ब्लीड करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाए इसकी टाइप्स जो मैं बता चुकी हूँ। ग्लोमस जुगुलैरे है, इसको आपने रीड कर लेना। ग्लोमस जुगुलैरे बहुत जल्दी नर्व्स को इन्वॉल्व कर लेता है, क्योंकि पास से जुगुलर फोरामेन होता है, तो ये 9, 10th, 11th, 12th नर्व्स को इन्वॉल्व कर लेता है। जो ग्लोमस टिम्पैनिकम है ये मिडल ईयर के परमंट्री के पास बन रहा होता है। अब आ जाए स्प्रेड ऑफ ग्लोमस ट्यूमर। स्प्रेड इसका बहुत आसान, आप खुद सोचिए एक ट्यूमर है जो मिडल ईयर में राइज कर रहा है, तो वो कहां कहां जा सकता है। सबसे पहले तो आपके मिडल ईयर को वो फिल करेगा ना, मिडल ईयर को फिल कर सकता है। उसके बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को परफोरेट कर सकता है, जाहिर बात है वो इधर को जाएगा। अब अगर वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरफ आया तो वो अंदर इनर ईयर की तरफ भी जा सकता है, इनर ईयर की तरफ जाएगा तो लैब्रिंथ को इन्फेक्ट करेगा। उसके बाद जुगुलर फोरामेन की तरफ जा सकता है, जुगुलर फोरामेन से नर्व्स निकल रही होती है तो ये नर्व्स की पालसी करा सकता है। उसके बाद ये यूस्ट्रेकियन ट्यूब की तरफ भी जा सकता है, मिडल ईयर में यूस्ट्रेकियन ट्यूब भी होती है, तो ये उसकी मदद से नेसोफेरेंक्स तक भी जा सकते हैं। लास्ट भी क्या करते हैं, ये ऊपर भी जा सकते हैं, इंट्राक्रेनियल। तो ये सारा इसका स्प्रेड है जो लोकली ये स्प्रेड करे, कभी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरफ, कभी इंटरनल ईयर की तरफ, कभी यूस्ट्रेकियन ट्यूब में, और थोड़ा बहुत इसका मेटास्टेटिक स्प्रेड भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये बिनाइन ट्यूमर है तो बहुत रेयर केस है कि मेटास्टेटिक स्प्रेड हो। अब हम जाने लगे इसके क्लिनिकल फीचर्स की तरफ। जैसे हमने ओकोस्टिक न्यूरोमा का बताया था ना कि जब तक वो इंट्राकैनालिकुलर था तब तक सिर्फ कोक्लियो वेस्टिबुलर सिम्टम आ रहे थे, बिल्कुल वैसे ये ट्यूमर जब तक इंट्राटिम्पैनिक है ना तब तक सिर्फ कंडक्शन से रिलेटेड, कंडक्शन ऑफ साउंड से रिलेटेड ही सिम्टम आएंगे कि हेयरिंग लॉस, टिनाइटिस वगैरह। लेकिन जब ये बाहर निकल जाएगा तब फिर ये डिफरेंट चीजों को इन्वॉल्व करेगा। तो सबसे पहले जो अर्लीस्ट इसके सिम्टम आते हैं जो हमें हिस्ट्री में मिल रहे होते हैं वो इंट्राटिम्पैनिक होते हैं। उनमें क्या होता है, हेयरिंग लॉस एंड टिनाइटिस। हेयरिंग लॉस कंडक्टिव होता है, अब ये सेंसी न्यूरल नहीं है क्योंकि ये ट्यूमर बना है, तो ये कंडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ये हेयरिंग लॉस कंडक्टिव होगा। उसके बाद इसमें टिनाइटिस भी होता है, और इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हिस्ट्री में जो लिखनी होती है कि इसमें पल्सटाइल टिनाइटिस होती है, पल्स के साथ घंटी की आवाज आती है, पल्सटाइल टिनाइटिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा था कि इसके एग्जामिनेशन में अब ये जो चीजें हैं ना ऊपर वाली ये हिस्ट्री वाली चीजें हैं, और ये जो चीजें हैं ये एग्जामिनेशन वाली है कि जब हम मोटोस्कोपी करेंगे तो सबसे पहले हमें जो साइनस रहेगा राइजिंग साइन अपीयरेंस, क्योंकि ये फ्लोर से राइज कर रहा होता है। दूसरा जो साइनस रहेगा ये पल्सेशन साइन, जो मैंने कहा था स्पेकुलम डालना है, ठीक है। चले, उसके बाद अगर ट्यूमर जो है एग्जामिनेशन पे हमें ये चीज मिलेगी कि पॉलिप की फॉर्म में, अगर ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को परफोरेट कर चुका है ना तो ये हमें बाहर पॉलिप की फॉर्म में बाहर ईयर कैनाल में पड़ा नजर आएगा, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा ब्लीड करता है अगर इसको थोड़ा सा भी छेड़ो। इसके अलावा डिजीनेस और वर्टाइगो की सिम्टम भी हमें मिल सकती है, फेशियल पैरालिसिस की सिम्टम भी मिल सकती है। कान में दर्द वगैरह इसमें नहीं होता, बहुत कम होता है। तो यहां पर एग्जामिनेशन का हमें क्या पॉइंट मिला, रेड वास्कुलर पॉलिप जो कि ईयर कैनाल में मौजूद है। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर ये जुगुलर फोरामेन की तरफ चला गया तो इसने 9th से लेकर 12th तक सारी नर्व्स को इन्वॉल्व कर लेना है। तो क्रेनियल नर्व पाल्सीज क्या क्या हो सकती है, ये सारी आप अकोस्टिक न्यूरोमा में पढ़ के आए हो कि नर्व्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या होगा। 9th 10th की इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या होगा, हॉर्सनेस, डिस्फेजिया, पैलेटल पैरालिसिस, लेरेंजियल पैरालिसिस, फेरेंजियल पैरालिसिस, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे लिख दो। लेकिन यहाँ पे दो नर्व्स और ऐड हुई है, 9th 10th के अलावा भी दो नर्व्स ऐड हुई है। वो कौन सी है, सबसे पहले 11th नर्व।
11th नर्व्स के इन्वॉल्व होने की वजह से क्या होगा, ट्रेपीजियस की और स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल की वीकनेस होगी, और 12th नर्व की वजह से क्या होगा, हाफ ऑफ द टंग की एट्रोफी हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो जो नर्व ऐड हुई है ये आप ग्लोमस ट्यूमर में ऐड कर लो एग्जामिनेशन में, बाकी वही वाली है 9th 10th, और इसमें 5th और 7th नहीं आएंगी, ये भी याद रखना है, वो कोस्टिक वाले में। इसके बाद ऑडिबल ब्रूई होती है कि जब हम स्टेथोस्कोप रखते हैं ना मास्टोइड के ऊपर तो हमें साउंड सुनाई देती है। ठीक है, ये भी आप एग्जामिनेशन में बताते हो। तो यहां तक हमारा एग्जामिनेशन भी कंप्लीट हो गया, हमने हिस्ट्री भी कर ली, एग्जामिनेशन भी कर लिया, ग्लोमस ट्यूमर का स्प्रेड भी कर लिया। अब हमने करना है जी, ये डिफरेंशियल्स आप लोग देख लेना, ये बस नाम ही याद करने होते हैं। अब हमने करना है जी इसकी इन्वेस्टिगेशन। हम इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन बहुत आसान है। हम सिटी स्कैन कराएंगे, सिटी हेड करा लेंगे, हम एमआरआई, मतलब सारी इमेजिंग टेक्निक्स ही है। क्यों, क्योंकि बायोप्सी नहीं कर सकते हम इसमें। सिटी हेड एमआरआई टुगेदर बहुत एक्सीलेंट हमें रिजल्ट मिलते हैं। 4 वेसल एंजियोग्राफी करेंगे क्योंकि ये वास्कुलर ट्यूमर है। ब्रेन परफ्यूजन और फ्लो स्टडीज, ये हम क्यों करें ब्रेन परफ्यूजन, क्योंकि हमने ना इसकी सर्जरी करनी है। जब हमने इसकी सर्जरी करनी है तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ब्रेन का सर्कल ऑफ विलियस है वो नॉर्मल चल रहा है, जो ब्रेन की दूसरी आर्टरी है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वो सही से सप्लाई कर रही है, ब्रेन को सही ब्लड मिल रहा है, कहीं सर्जरी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ जाएगी, इसलिए हमने ब्रेन परफ्यूजन और फ्लो स्टडीज चेक करनी है। ठीक है, और एम्बोलाइजेशन, तो ये सारी इसकी इन्वेस्टिगेशन है, बायोप्सी कभी भी नहीं करनी, नेवर डन। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन में मेनली सिटी है, एमआरआई और दूसरा ब्रेन परफ्यूजन याद रखना है कि ब्रेन की परफ्यूजन भी चेक करनी होती है, ये भी जरूरी चीज है। अब आ जाए ट्रीटमेंट पे, जो लास्ट चीज होती है ट्रीटमेंट में, सबसे पहले तो ट्यूमर है तो सर्जरी ही करनी पड़ेगी। सर्जरी हम कैसे करेंगे, उसकी डिफरेंट अप्रोच है। अब ना अप्रोचेस याद करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। मैंने कहा था कि एक ट्यूमर है जो ग्लोमस जुगुलैरे है और दूसरा ट्यूमर है जो ग्लोमस टिम्पैनिकम। अब जो ग्लोमस टिम्पैनिकम है, आप खुद सोचें वो मिडल ईयर में पड़ा हुआ है, तो हमें कान की तरफ से जाना पड़ेगा, हमें कनाल की तरफ से, हमें एक्सटर्नल ईयर की तरफ से जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ट्रांस कनाल अप्रोच, हम क्या करेंगे हाइपोटिम्पैनिक अप्रोच, हम क्या करेंगे एक्सटेंडेड फेशियल रिसेस अप्रोच। ये सारी जो है ये ग्लोमस टिम्पैनिकम के लिए जो कि परमेंट्री में बनता है, परमेंट्री के पास बनता है। अब वो वाला ट्यूमर जो ग्लोमस जुगुलैरे था, ये मैंने क्या कहा था मिडिल ईयर की बेस में पड़ा होता है, जुगुलर वेन के पास। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैस्टोइड नेक अप्रोच करेंगे, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा अप्रोच करेंगे, या ट्रांसकोंडाइलर, तो इससे नीचे से जाएंगे। ठीक है, तो कितना आसान है ना अप्रोचेस को याद करना। सारी नहीं भी याद होती, एक दो जितनी याद होती हैं बहुत है। उसके बाद सर्जरी के बाद रेडिएशन, रेडिएशन ठीक तो नहीं इसको करती लेकिन इसका साइज कम कर देती है, और लास्ट पे एम्बोलाइजेशन। तो ये हो गया इसका ट्यूमर का सारा ट्रीटमेंट। अब आप लोगों को इसका मैनेजमेंट कंप्लीट समझ आ गया। हिस्ट्री में हेयरिंग लॉस वगैरह बताने हैं, जो भी इंट्राटेम्पोनिक सिम्टम है, या इसके अलावा हिस्ट्री में टिनाइटिस वर्टाइगो आएगा, डिजीनेस आ सकता है। बाकी चीजें एग्जामिनेशन में है, जो 2 साइंस राइजिंग साइन और पल्सेशन साइन बताए वो कभी नहीं भूलने।